स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज विषय प्रवेश करने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेता हूं। 700 ईस्वी के पहले या फिर अंग्रेजों के आने के पहले, 1500 के पहले, 1947 के पहले विश्व के किसी भी कोने से जहां कहीं से भी कोई व्यक्ति आता था तो क्या पश्चिम से आने वाले लोग कभी यह कहते थे कि हम तो गांधार जा रहे हैं? क्या कोई यह कहता था कि हम तो पंजाब जा रहे हैं? क्या आपने किसी भी ट्रेवलर के मुंह से यह सुना कि वो कह रहा हो कि नहीं, मैं तो सिंध जा रहा हूं? पूरब की तरफ से आने वाले लोग, हालांकि पूरब की तरफ एक लंबी दूरी तक हमारा ही साम्राज्य था, फिर भी मान लेते हैं कि कोई कहीं जापान इत्यादि या चीन इत्यादि जगहों से अगर कोई घूम फिर करके भी आता हो तो आपने कभी किसी भी ऐसे ट्रेवल अकाउंट में सुना कि कोई कहता हो कि मैं तो मलय देश जा रहा हूं, मैं तो श्याम देश जा रहा हूं? नहीं, किसी ने कभी इस तरह की बात नहीं कही। किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं नेपाल जा रहा हूं। जो कोई विश्व के किसी कोने से आता था, सबके मन में या सबके जुबां पर सिर्फ एक बात होती थी कि हम भारत की ओर जा रहे हैं। आखिर मैंने इस बात से आज के विषय प्रवेश को क्यों किया? क्योंकि 1947 में दर्जनों गंदे गंदे नकारात्मक नेगेटिव नैरेटिव को हमारे सर पे, नारियल नहीं कहूंगा, बम की तरह फोड़ दिया गया। उसमें एक सबसे घटिया, सबसे खतरनाक नैरेटिव था कि भारत कभी भी इतना बृहद, भारत कभी भी शासन के एक सूत्रता में कभी नहीं बंधा हुआ था। और अंग्रेजों ने पहली बार इतने बृहद भारत को एकत्रित करके हमें दे दिया। ये उनकी बहुत बड़ी जो है हमारी सहायता थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि 1947 के पहले ये भौगोलिक क्षेत्र चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता रहा हो, शासन की एक सूत्रता वाले इतने बृहद देश के रूप में तो कभी नहीं जाना जाता रहा था, और हमने स्वीकार कर लिया। तो फिर मैंने जब शुरू में प्रश्न किया कि जब तमाम तरह के लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग कारणों से जब इस भौगोलिक क्षेत्र में आ रहे थे तो उन लोगों ने एक ही शब्द क्यों कहा कि हम भारत जा रहे हैं? चाहे वो वर्तमान के अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते थे तब भी वो कहते थे कि हम भारत जा रहे हैं। चाहे 15वीं शताब्दी के आसपास जब कोई पुर्तगाल, कोई स्पेनिश, कोई और यूरोपीय लोग आते थे तो उनका भी कहना होता था कि हम भारत जा रहे हैं। उन्हीं कहते थे कि हम गोवा जा रहे हैं। तमाम तरह के जो मुसलमानी आक्रांता आए या उसके पहले उन्होंने जो आक्रमण करने का जो विफल प्रयास किया, उनका भी कथन एक ही था कि हम भारत जा रहे हैं। तो भैया, तुमने कौन से भारत को शासन की, एक बृहद शासन व्यवस्था की एक सूत्र में बांध दिया अंग्रेजों, और उसको बाद में नेहरू ने एक नैरेटिव के रूप में खड़ा करके हमारे सर पे एटम बॉम्ब की तरह फोड़ दिया, जिसके कह सकते हैं कि जिस विस्फोट के नशे में हम आज तक पगलाए हुए हैं। ये तो उस नैरेटिव की बात हुई। अब आते हैं कि अब वो गौरवशाली इतिहास की बात छोड़ दीजिए, हम जो बदहाली की अवस्था में पड़े हों। आपसे फिर एक प्रश्न करता हूं, आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है जो बहुत ही गंदे तरीके से बीमार हो और उसे अपने रोग से ही प्यार हो, इतना प्यार हो कि वो उस रोग को सजाने में, संवारने में, उसके विकास और संवर्धन में अपने जीवन को ही उत्सर्ग करता चला जाता हो? तो आप कहेंगे नहीं, हमने देखा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम भारतीय ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें अपने रोग से प्यार है। उस रोग का नाम है लोकतंत्र, जिसका नाम होना चाहिए था रोग तंत्र, लकवा तंत्र, विनाश तंत्र, जिसने 70-80 वर्षों में हमारा विनाश कर दिया। आप कहेंगे कैसे? उस पे भी आता हूं। और आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रति प्रश्न कर सकते हैं कि जब लोकतंत्र ने, जिसे मैं कह रहा हूं रोग तंत्र, लकवा तंत्र, विनाश तंत्र, बर्बाद तंत्र, तो इसका विकल्प क्या वो राजतंत्र हो सकता था? यहां फिर से एक बार आता हूं कि 1947 में गलत नैरेटिव्स का बम्बार्डमेंट किया गया। जापान पर तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एक के बाद एक सिर्फ 2 ही परमाणु बम पटके गए। हमारे सर के ऊपर तो 1947 में दर्जनों एटम बम फोड़े गए, और फिर उसके बाद से आज तक वो दर्जनों एटम बम फूटते ही चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने
अपने आप को इतना विवश करके प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने, उनके नैरेटिव के सामने हम कुछ इस कदर ध्वस्त हो गए, और जो लोग ध्वस्त नहीं हुए वो कहीं ना कहीं अंधकार में ठेल दिए गए। दे वर रेलिगेटेड इनटू ऑब्लिवियन। और उसका परिणाम क्या निकला कि हम उस नैरेटिव के शिकार हो गए। उस नैरेटिव का एक हिस्सा ये भी था जिसमें कहा गया कि भारतीय राजतंत्र जो 712 से पहले, 1192 से पहले और अंग्रेजों के आने के 1700 से पहले, क्योंकि 1700 तक में भी भारतीय जो शासन व्यवस्थाएं थी अलग अलग, विशेष करके हिंदू शासन व्यवस्थाएं, वो कहीं ना कहीं संक्रमण और जिसे हम कहते हैं प्रदूषण से मुक्त थी। जो भी भारतीय शासन व्यवस्था, जब मैं भारतीय कहता हूँ, जब मैं राष्ट्रीय शासन व्यवस्था कहता हूँ, तो मेरा आशय एकमात्र होता है कि मैं हिंदू शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जब वो प्रदूषण मुक्त रही तो उन्होंने शासन के उस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया जो कहने को तो राजतंत्र था, लेकिन वो वास्तव में प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, एक स्वस्थ तंत्र था जिसने ना केवल प्रजा का संवर्धन किया बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया, संस्कृति का संवर्धन किया, धर्म आधारित था वो। लेकिन जैसे कहते हैं कि 1192 के बाद से जो संक्रमण का काल शुरू हुआ, मुगलों के आने से, मुसलमानों के आने से, पुर्तगालियों के आने से, अंग्रेजों के आने से, यूरोपियों के आने से, वो संक्रमण आते आते अगर 1700 बाद की जब आप शासन व्यवस्थाओं की कहानी लेंगे, और विशेष करके उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को यूरोपियों का कठपुतली बना दिया था, तो आपको देख करके घृणा हो जाएगी। पंजाब के कुछ राजाओं की कहानी अगर आप पढ़ेंगे, मैंने उन किताबों का अध्ययन किया, ऐसा नंगा नाच वो नाचते थे कि आज जो तथाकथित रूप से जो कुछ फिल्में जिसे हम गुप्त फिल्में कहते हैं, ब्लू फिल्में कहते हैं, जिन्हें हम पॉर्न फिल्में कहते हैं, उन्हें देखने के बाद अगर जिन्हें अच्छा लगता हो तो लगे, उन्हें देख लेने के बाद, उस नशे से निकल जाने के बाद जिस घृणा और अवसाद की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का मन पहुंचता हो, ठीक वही अवस्था, उसी अवस्था में जब उन भारतीय राजाओं की, जिनमें सिख राजाओं का नाम सबसे ऊपर है, उनके जीवन की कुछ कहानियों को आप देख लेंगे। अब मैं उनका वर्णन करूंगा तो आज ऐसा कोई पौंड नहीं बना होगा जो कपूरथला के राजा वीरेंद्र सिंह की बराबरी कर सकता हो। मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सारे पौंड देख करके आपसे कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूं ऐसा कोई पौंड बन ही नहीं सकता है जो उस हद तक पहुंच जाए जिसे कपूरथला के राजा वीरेंद्र सिंह ने, पंजाब का उसका आज का वंशज अमरिंदर सिंह आज भी जिंदा है, जो उसने अपने जीवन को जिया जिस तरह से, अकल्पनीय है, लेकिन वो इतिहास में रिकॉर्डेड है, वर्णित है। तो अगर उस आधार पे हम राजतंत्र को खारिज करना चाहें तो वो तो संक्रमण काल था। और आगे आते हैं, नेहरू आता है। तो नेहरू कौन सा, अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं, विद्रूप राजतंत्र। अंग्रेजों ने तो भारतीय राजतंत्र यानी हिंदू राजतंत्र के खिलाफ एक नैरेटिव हमारे सर पे पेटम बॉम्ब की तरह पटक दिया और कहा कि तुम्हारा राजतंत्र ना सिर्फ घटिया है, ना सिर्फ शोषण पर आधारित है। यूरोपीय जो राजतंत्र हुआ करते थे उनके शोषण का आधार तो कहीं ना कहीं एक क्लास होता था, अमीर और गरीब होता था, लेकिन तुम्हारे राजतंत्र में तो अमीरी गरीबी से भी एक कदम आगे जाकर के अमीरी गरीबी वाले शोषण व्यवस्था तो है ही है, तुम तो जाति पे आधारित, वर्ण पे आधारित शोषण करते हो, इसलिए तुम एक कदम और आगे जाकर के तुम्हारा राजतंत्र खतरनाक है, इसलिए तुम हमारे इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लो। और हमने कर लिया। तो ये नैरेटिव्स की कहानी रही है। लेकिन आप ये मैंने तब कहा कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अगर सिर्फ समस्या कहेंगे और उसका विकल्प नहीं सुझाएंगे तो फिर इस समस्या को सिर्फ गिनती करने से क्या फायदा। मैं विकल्प सुझा रहा हूं। हमें राजतंत्र चाहिए, हिंदू राजतंत्र चाहिए, भारतीय राजतंत्र चाहिए, राष्ट्रीय राजतंत्र चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि हठात, जैसे कोई डॉक्टर अगर किसी रोग का डायग्नोज करता है किसी पेशेंट में और कहता है कि अगर इस रोग को समय पे नहीं चेक किया गया तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत ऑपरेशन नहीं करता है, ऑपरेशन करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है। उसी प्रकार से अगर हमें इस डेमोक्रेसी से हटना होगा तो इसको हमको डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये कितना खतरनाक है। इस डायग्नोसिस के बाद हमें सीधे
ऑपरेशन नहीं करना होगा, एक एक कदम आगे बढ़ के कुछ दवाओं से इस ट्यूमर को सुखाना होगा, गलाना होगा, और धीरे धीरे करके एक ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा कि जब एकदम छोटा हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि इस नैरेटिव को, चलिए इस नैरेटिव पे अगर मैं जाऊंगा तो 1 घंटे तो उसी में बात हो सकती है कि कैसे हमारा राजतंत्र बहुत बढ़िया था और कैसे अंग्रेजों के शासन काल के बीच में मुगलों के संपर्क में रहने से कुछ वैसे शासक जिन्होंने अपने स्वाभिमान को बेच खाया, वो कैसे कितने घटिया हो गए। उस पे जाऊंगा तो एक अलग वो एक किस्से कहानी वाली बात हो जाएगी, जो इतिहास में रिकॉर्डेड है वो हो जाएगी, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उस पे जाने का मतलब विषयांतर हो जाना है। तो उस राजतंत्र की बात मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्वराजतंत्र की, यानी जो भारत में जो सनातन धर्म आधारित राजतंत्र है उसकी। लेकिन उस पर कैसे आएंगे, तो पहले हम डायग्नोस करते हैं इस प्रजातंत्र को। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो वर्तमान का प्रजातंत्र यूरोप ने हमको दिया, वो उसने पाया था रोमन रिपब्लिक से। रोमन रिपब्लिक क्या था? अगर एक शब्द हम कहें डेमोक्रेसी के समानांतर, तो होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय ए फ्यू, यानी कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था। रोम में क्या हुआ करता था, वहां कुछ लोग जो वोटिंग एलिजिबिलिटी अपने में रखते थे, जैसे हमारे यहाँ है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, ढिमका नहीं होना चाहिए। इन आधारों पर हम एक वोटर को ऑथेंटिक वोटर मानते हैं और उसे हम अधिकार देते हैं कि तुम अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक कैंडिडेट चुन करके भेजो, जिससे हम एक पार्लियामेंट में बिठा करके और फिर एक प्रधानमंत्री चुन करके फिर एक शासन व्यवस्था के तहत पूरे देश पर राज करेंगे। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करते थे। रोम ने एक बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया रखा हुआ था, वो तमाम और भी चीज़ें थी, लेकिन उसमें था कि वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। एडल्ट मेल को वोट देने का अधिकार था, उसके कुछ तरीके थे। ऐसा नहीं था कि हर एक व्यक्ति को, वो रोमन उसे कहते थे जिसे वो रोमन मानते से सिविलाइज्ड मानते थे, तो उस तरह से वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता 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 1215 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने यहाँ एक तथाकथित रिवॉल्यूशन किया, जिसे वो मैग्ना कार्टा कहते हैं। और फिर वो कहानी मैग्ना कार्टा से आते आते ओलिवर क्रॉमवेल तक आती है, और वहाँ से उन लोगों ने इस मॉडर्न डेमोक्रेसी को धीरे धीरे शेप देते हुए बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया, जो उनके यहाँ भी उस तरह से नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। हम एक रिपब्लिक है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो भी है वो भी चुनी हुई है, और जो इसका जो स्टेट हेड है वो भी हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रेसिडेंट है। उनके यहाँ मोनार्की बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ रिपब्लिक बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अभी खतरनाक कैसे है, हम 5 साल के लिए लोगों को चुनते हैं। नेहरू आया, नेहरू 30 संभवतः 1 2 3 तीसरी बार चुना गया, 3 बार चुना गया। फिर उसका जीवन काल अन्य कारणों से बीच में ही रुक गया, और उसके बाद फिर तमाम तरह के प्रधानमंत्री आए। हर बार एक, जैसे कह सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में जिसे हमारे यहाँ एक नैरेटिव दिया गया कि भारतीय किसान जो है वो मानसून के साथ एक जुआ खेलता है। हम भी अपने शासन के, अपने ऊपर एक अच्छे शासन के लिए हर 5 साल में एक जुआ खेलते हैं, पत्ती फेंक लेते हैं, पत्ती फिर फैला देते हैं, और फिर हम सांसें थाम करके बैठ जाते हैं, ना जाने कौन आएगा, कैसा आएगा। और हर बार एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने पीछे आए हुए व्यक्ति के अच्छे बुरे किए हुए कामों को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता, अच्छा किया तो भी, बुरा किया तो भी। ऐसे में अगर जो काम अच्छे हुए, जैसे कहने का मतलब है कि आज नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा दिया, पाठ्य पुस्तकों में कुछ परिवर्तन करने का अभी तक तो हालांकि साहस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ही कर रहा है। लेकिन कांग्रेस अगर आ जाती है, इस देश के दुर्भाग्य से दूसरे ही दिन खत्म कर देगी, सब किए पर पानी फेर देगी। तो हम हर 5 साल के लिए जुआ खेलते रहें, और ये जो हम जुए का जो परिणाम के रूप में जो तथाकथित जो हमारे ऊपर शासक आते रहे, वो हमें बर्बाद करते रहे, क्योंकि अब तक इन लोगों ने बर्बाद किया है। नेहरू जैसा भ्रष्ट व्यक्ति
भारत का तथाकथित रूप से पहला प्रधानमंत्री बनता है और एक लंबे समय तक शासन करता है। उस लंबे शासनकाल में उसने देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी तंत्र को इतना मजबूत कर दिया कि वो तंत्र आज भी हूबहू कायम है। और हमने 2014 में एक ऐसे व्यक्ति को लाया, उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को हमने लाया था, लेकिन वो भी इस तंत्र को समाप्त कर पाने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनकी जो सरकार थी वो बैसाखियों पर लटकी हुई सरकार थी। इसके बाद हमने जब नरेंद्र मोदी को लाया तो हमें लगा कि ये व्यक्ति जो है सब कुछ बदलेगा। इसने उसी वादे के साथ और एक तरह से कहें कि देश को एक वचन दे के आए कि, और मैं आपको याद दिला दूं, जनवरी 2014 निसंदेह रूप से यही समय था, 4, 5 या 6 जनवरी की बात है। पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव के एक कार्यक्रम ने, मैं उन दिनों मोदी की लगभग हर आम सभा को जिसका लाइव टेलीकास्ट होता था मैं सुनता था। उस दिन के आप जाएंगे तो मिल जाएगा, भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल पे उन लोगों ने भी बड़ा बेकार तरीके से उसको अपलोड किया है, 5-5, 6-6, 4-4 मिनट के टुकड़े टुकड़े में किया है। इसलिए वो बात जो मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैंने सुना था और मुझे बहुत प्रभावित किया था, वो आज तक मुझे नहीं मिला। उस दिन जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी उस प्रोग्राम की मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सत्ता को सिर्फ इसलिए नहीं संभालना चाहता हूं कि मेरा नाम और प्रधानमंत्रियों की सूची में से बस एक और प्रधानमंत्री के रूप में जुड़े, बल्कि मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं बहुत आश्वस्त हुआ था और इस आश्वासन की पुष्टि भी की नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे कार्यों को कर करके। लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा, अभी मैं प्रजातंत्र पे हूँ। लेकिन फिर 2024 आते आते नरेंद्र मोदी की कलई धीरे धीरे करके खुल गई। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को कहा था कि कैसे नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो एक राष्ट्रवाद की एक लहर सी दिखाई देती है और उस लहर के साथ निसंदेह रूप से वचनबद्ध होकर के आते हैं। लेकिन जब ये सत्ता का सुख पा लेते हैं तो अपनी उस बात से मुकर जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहता हूं जिसके नाम एक सिर्फ रिकॉर्ड बने कि ये प्रधानमंत्री है। और फिर आगे वो बढ़ते चले जाते हैं उस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाने के लिए कि मैं नेहरू से भी आगे लंबे समय तक इस देश पर शासन करूंगा, जो होता हुआ सा नहीं दिखता है और नहीं, क्योंकि वो सारे जो उनके कार्य हैं इसके विपरीत जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, उनके सारे कार्य जो हैं फिर से एक बार राष्ट्र विरोध में चले जाते हुए से दिखते हैं। इन शॉर्ट में आपको गिनवा दूं, गौरक्षकों को गुंडा मवाली कहना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को यह कहना तब जब उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त व्यक्ति थे, यह कहना कि मैं तुम्हें दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को और ड्रैकोनियन बना देना, उस मुल्ले को जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उसे पद्म विभूषण देना, शरद पवार जिसने दाऊद इब्राहिम को प्रश्रय देकर मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए, दंगे को हवा दी, उसे पद्म विभूषण देना और तमाम तरह के कार्य करना। जैसे भारत में तमाम वैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसको अनसुना कर देना। और अभी वो सारी बातें हो ही रही थी, एपीजमेंट हो रहा था, शेड्यूल कास्ट का एपीजमेंट, शेड्यूल ट्राइब का एपीजमेंट, मुसलमानों का एपीजमेंट, क्रिश्चियंस का एपीजमेंट, पोप से जाकर के मिलना, मुसलमानों से गलबैयां करना। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे भारतवासियों के हैं। लेकिन गलबैयां करने का जो उद्देश्य और संदेश है वो क्या जाता है कि भाई हम तुम्हारा तुष्टिकरण नहीं करेंगे, हम तुम्हारा संतुष्टिकरण करेंगे, और कर भी रहे हैं। लेफ्टिस्टों को प्रश्रय देना, उनसे अपने सरकार के लिए वैलिडिटी लेना और तमाम तरह के ऐसे चीज़ों को करके सिर्फ दिखाना नहीं, वास्तव में करना। और जब एक बार ये अनुमान मिल जाना कि अरे हम तो इस चुनाव में हार रहे हैं, जैसा 2024 में बहुत कम वोट मिल रहे हैं, बहुत कम सीट जीत रहे हैं, तो अचानक से स्विच कर जाना राष्ट्रवाद पे। और फिर 2024 के बाद अचानक से यूजीसी गाइडलाइंस को इस उद्देश्य से लाना कि इस माध्यम से हो सकता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो हमारा देश का, जो मैं उसको अपर कास्ट या जनरल क्लास वगैरह नहीं कहता हूँ,
जिसे मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रति संवेदनशील जो नागरिकों का समूह है, जो इस देश को हमेशा ही स्वस्थ, समृद्ध और संवर्धित होते हुए देखना चाहता है, वो हमेशा ही इस देश को परम वैभव के शिखर पर देखना चाहता है, उन लोगों को मोदी ने दरकिनार करने का जो तरीका चुना, वो तरीका था कि उन्हें अपने ही उन लोगों से लड़वा देना जो किसी न किसी एक खतरनाक नैरेटिव के शिकार हैं कि ये लोग आ रहे हैं, हम अना रहे हैं, हमारा इनसे 36 का आंकड़ा है, हमारा इनसे संघर्ष है, और उस संघर्ष को वो खूनी संघर्ष में बदलने के लिए यूजीसी गाइडलाइंस ला देना, इस डेमोक्रेसी का सबसे खतरनाक पहलू है। इसका दूसरा सबसे खतरनाक पहलू, आप अगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना, आज 2026 है, मैंने आखिरी बार और पहली बार मैंने आम चुनावों में हिस्सा लिया था एज ए वोटर, वो था 1989 में, यानी 37 साल पहले। उसके बाद से मैंने वोट देना बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ आज की जो भूमिका है, जिसे मैं कह रहा हूँ हिंदू डेमोक्रेसी, उसकी नींव मैंने डाली 1990 में। मैंने एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय नवजागरण परिषद, और उसमें तमाम, मैंने घोषित रूप से सीधे नहीं कह दिया कि मैं इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि पहले संगठन को मजबूत करना जरूरी था। मैंने लगभग 3-3.5 वर्षों तक, 3.5-4 वर्षों तक इस संगठन को चलाया, और असफल होकर के मैं फिर छोड़ दिया। मेरा उद्देश्य था, घोषित उद्देश्य था कि देश में एक नई क्रांति लाना वगैरह वगैरह, और अघोषित और एक मौके, एक अवसर की खोज वाला उद्देश्य था कि हमें इस सड़े गले डेमोक्रेसी को हटाना, जिसे बाद में तुरंत मैं पैम्पलेट के माध्यम से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था कि ये लोकतंत्र खोखला हो चुका है, लकवाग्रस्त हो चुका है, रोगग्रस्त हो चुका है, रोग तंत्र है, लकवा तंत्र है, इसे हटाना होगा। मैं ये नहीं कहता था कि हिंदू लोकतंत्र लाऊंगा, लेकिन मैं उसमें उस समय जो मैंने बात कही थी कि जब आप वोटिंग लाइन में खड़े होते हैं तो आपके आगे एक गुंडा है, मन से वो ऐसा दुर्बल व्यक्ति है जिसे इस देश को बेचने के लिए भी अगर उससे वोट दिलवाया जाए तो कुछ पैसे के लालच में या अपने मनोरोग के आवेश में आकर के उसके लिए भी हामी भर सकता है। और आप एक संवेदनशील नागरिक हैं, एक संवेदनशील मतदाता हैं, आपके वोट की कीमत भी एक है। तो उस समय मैंने घोषित रूप से हिंदू डेमोक्रेसी नहीं कहा, मेरे मन में वही बात थी, और संगठन में जितने लोग हमारे साथ थे उनके मन में भी वही बात थी। लेकिन हम उस समय कहते थे कि इस एक ऐसी व्यवस्था हम लागू करें जिसके लिए एक ऐसे काउंसिल या परिषद की स्थापना हो, क्योंकि मैंने अपने संगठन का नाम भी रखा था अखिल भारतीय नवजागरण परिषद, जिसमें लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि हर एक व्यक्ति जो एक आयु सीमा के बाद वोटिंग राइट्स प्राप्त करता है, उसका जो वोटिंग कोशंट होगा वो एक होगा। यहां तक सब कुछ स्वीकार्य था। जैसे वो उसके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके वोटिंग कोशंट में 1+5 हो जाएगा। अगर वो +2 कर लेता है या इंटरमीडिएट कर लेता है तो उसमें 2 अंकों की और वृद्धि हो जाएगी, यानी वो वोटिंग कोशंट 1+5+2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। वो ग्रेजुएट अगर हो जाता है तो फिर 2 अंक बढ़ जाएंगे। ऐसे करके अगर वो पीएचडी कर लेता है तो 2 और फिर जीवन में अन्यान, अगर वो कोई अच्छी पुस्तक का लेखक बन जाता है, किसी अच्छे विचारधारा और किसी संस्थान में वो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता है, जैसे किसी संस्थानों में प्रमोशन दिया जाता है, वैसे ही वो एक डेमोक्रेटिक क्वेश्चन प्रमोशन की एक प्रक्रिया चालू हो, ऐसे कुछ विचार मेरे मन में थे, और इसको मैं समाज में कुछ लोगों के बीच में फ्लोट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज मैं पुनः वही बात कहता हूं। उसमें जिसमें ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं, जिसको कह सकते हैं अचानक से दवा देते देते ऑपरेशन करना, वो मेरा था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही वोटिंग देने का अधिकार होना चाहिए, और उस पर मैं आता, धीरे से आता या अचानक आता, लेकिन पहले, सबसे पहले इस लकवाग्रस्त लकवा तंत्र को हटाना था, रोगग्रस्त लोकतंत्र को हटाना था। वो कैसे हटाना था कि भाई एक स्वस्थ लोकतंत्र लाना है। आज मैं पुनः उसी बात को कहता हूं। ये तो छोड़ दीजिए कि वोट देने वाला कैसा है, जो आपके सामने का कैंडिडेट है, सबको मालूम है कि वो तथाकथित रूप से, जिसे एक शब्द कहा जाता है कि बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, असामाजिक तत्व है, और उसे हम वोट दे रहे हैं।
हमारी व्यवस्था है कि उसे हम वोट नहीं भी दे रहे, फिर भी वो जीत रहा है, क्योंकि सबों के वोट का जो कोशंट है, जो वैल्यू है, एक है। वो पढ़े लिखे लोगों के पास वोटिंग अपील करने क्यों आएगा? उसे मालूम है कि वो 50-50 रुपए और कुछ शराब कबाब के बल पर वो 20,000, 25,000, 50,000 वोट ले सकता है, तो फिर 2-3 हजार पढ़े लिखे लोगों के पीछे वो क्यों अपना माथा परेशान हो? तो फिर लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए, और फिर बाद में मैंने ये भी एक बात उसमें क्लॉज जोड़ी थी, इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा, कि एक वोटिंग कोशंट में एक स्पेशल कोशंट होना चाहिए, उसमें 15, 11, 21 अंक एडिशनल मिलेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल के भी अंक हों और इसमें लिखित परीक्षा के भी अंक हों, जिसमें भारतीय परंपरा, इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हों जिसे ऐसे हम संरचित करें, जैसे कि कहा जाता है ना कि आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसके हर प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं। आपने अगर हर प्रश्न में विकल्प संख्या 1 को चुना तो आप फला हैं, यानी सुपर इंटेलिजेंट है, 2 को चुना तो आप इंटेलिजेंट है, 3 को चुना तो आप मीडियम इंटेलिजेंट है, और अगर आपने 4 को चुना तो आप एवरेज हैं। कुछ इस तरह की प्रक्रिया के तहत अगर हम एक वोटिंग कोशंट को एक परीक्षा आधारित कर दें, जो उसको अप्लाई करना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि कंपलसरी के रूप में तो आपने हर व्यक्ति को एक वोटिंग कोशंट दे ही रखा है, और आपने ये भी कह रखा है कि अच्छा फिर अगर वोटिंग कोशंट अगर बढ़ रहा है और कोई देशद्रोह के मुकदमे में फंस जाता है तो उसका वोटिंग कोशंट 0 हो जाएगा, यानी वो वोट देने की एलिजिबिलिटी खो देगा। कोई क्राइम करेगा, हर एक क्राइम करने पे, चार्जशीट होने पे, सजा होने पे उसके वोटिंग कोशंट से 2-2, 3-3 अंक घटते चले जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया आप कहेंगे बड़ा ही कम्बरसम, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आज कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर 5 साल पे, हर 2.5 साल पे, हर साल स्टेट्स के इलेक्शंस होते रहते हैं, उसमें तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। इनकम टैक्स का रेड करना होता है तो किसी व्यक्ति के खाते में 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए जाते हैं, तो पूरा का पूरा तंत्र अचानक सन्नाटे में आकर के उसके घर पे रेड कर देता है। तो जिससे हमारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित होती है, उसके लिए क्या एक बहुत बड़ा तंत्र हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, जो हर समय इस बात को अपडेट करता रहे कि किस मतदाता के वोटिंग कोशंट में किस तरह से घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है। कर सकते हैं, करने ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे आधार अपडेट होता रहता है, वैसे वो उसके लिए अप्लाई करना होगा। जिस किसी को भी अपने ठीक है प्रमाण देने होंगे। अब ठीक है, हर चीज पे हम संदेह नहीं कर सकते कि उसमें भी बहुत तरह का भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये तो भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि नेहरू नामक रोग ने देश को लगभग शुरू के 20-25 वर्षों में इतना, नेहरू का प्रभाव भी तो बाद में रहा था, और आज तक नेहरू के ही तो ग्लोरी में आज तक मोदी भी खड़े हैं। मोदी, गांधी और नेहरू, आज देख लीजिए आज क्या मजबूरी है। गांधी जैसा अनार्किस्ट, डीप स्टेट का जिसे कह सकते हैं प्लांट, वो आज तक रेलिवेंट बना हुआ है। आज भी हम कुछ करते हैं तो गांधी की वैलिडिटी लेने का प्रयास करते हैं, जो 1 नंबर का खतरनाक शत्रु था इस देश का, उसे हमने अपने जिसे कहते हैं सर आंखों पर बिठा रखा है। इससे बड़ी हमारे रोग के लक्षण की क्या पहचान हो सकती है। ऐसे तमाम इन पहलुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। और आज इसी विषय प्रवेश के तहत मैंने कहा कि भाई ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र को अगर हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें धीरे धीरे करके, पहले हम लोकतंत्र को ठीक करें, फिर हम हिंदू लोकतंत्र लाएं। तो आप कहेंगे फिर ये जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, जब हिंदू लोकतंत्र रहेगा तो तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे 20-25 करोड़ मुसलमान हो, तुम घर वापसी कर लो। चाहे तुम 2-3-4 करोड़ ईसाई हो, तुम घर वापसी कर लो। चाहे तुम 1-2 करोड़ सिख हो, तुम्हें तो घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। तुम केवल मान लो कि घर में हो, और बाकी लोग तो घर में है ही है। बौद्ध, जैन तो घर में ही है। कुछ बुद्धिस्ट हैं जो अपने आप को घर से बाहर मानते हैं, वो भी मान लें, घर में चले आएंगे। लेकिन मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और जो खालिस्तानी सिख हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जो सिख नानक परंपरा के हैं, उन्हें वो ऑलरेडी घर में है, बाकी को नहीं मिलेगा। खालिस्तानियों को नहीं मिलेगा, क्रिश्तानियों को नहीं मिलेगा, मुसलमानिस्तानियों को नहीं मिलेगा। चलिए,
ऐसे हम कम से कम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।